हमें बताया जाता है कि आज से ठीक 10 साल बाद एक तबाही आने वाली है। धरती ऐसी जबरदस्त तबाही झेलेगा कि गूगल मैप भी बोलेगा, भाई यहाँ कुछ था क्या? इस तबाही के पीछे होंगे 5 ओपी लेवल के लोग, इतने ताकतवर कि एक एक्सप्लोजन होगा और पूरी धरती बोलेगी गेम ओवर। अब कहानी में एंट्री होती है एक समझदार बंदे की, जो सोचता है कि अगर फ्यूचर में ऐसा होने वाला है तो मैं उन बच्चों को पहले ही सही रास्ते पर ले चलूं। अब दिखती है एक शांत लाइब्रेरी, वहाँ एक लड़का किताब पलट रहा था। यही हमारा एमसी होता है। पिछले जन्म में मैं आम सा कॉर्पोरेट वर्कर था, जो हफ्ते में 78 घंटे काम किया करता था। फिर अचानक बम, रिनकार्नेशन। इस तरीके से मैं फैंटेसी वर्ल्ड में आया, वो भी नोबल के शरीर में। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे इस किताब में क्या लिखा है वो समझ ही नहीं आ रहा था। अरे यार, इसमें तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी पास वाला बंदा बोलता है, यंग मास्टर आपने किताब उल्टी पकड़ी है। पर असली दिक्कत तो ये थी, किताब उल्टी हो या सीधी, एमसी को पढ़ना ही नहीं आता था। तभी मेड बोलती है, मास्टर खाना तैयार है। और एमसी खाने को देखकर बोलता है, भाई ये तो जन्नत है। फिर खाना खाने लग जाता है। फिर थोड़ी बाद मेड बोलती है, क्या आपका खाना खत्म हो गया है? तो चलिए हम आपको नहाने में मदद करेंगे। फिर दो मेड एक एमसी, समझ रहे हो ना भाई? एमसी के अंदर थोड़ा अजीब है, पर मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकता। सोचता है, मुझे बस खाना और सोना ही तो है, मैं तो एक राजा का बेटा हूँ। तभी मेट बोलती है कि बाकी के यंग मास्टर कल लौटेंगे। एमसी बाकी के यंग मास्टर सुनकर चौंक गया। मेट बोलती है, हाँ, लियो और टोनियो। और जैसे ही ये दो नाम सुनता है, एमसी का दिमाग फ्लैशबैक में चला गया। साइकेडेलिया, ये वही गेम है जो मैं खेला करता था। इसमें 5 प्राइम सेंस, क्रोध, आलस, लालच, घमंड, आसक्ति, जहाँ जाते वहाँ पूरा राज्य डिलीट कर देते। और पेलेटियो परिवार सबसे पहले मरने वाला घराना था। हमारा एमसी सोचता है, मैं एलन पेलेटियो तीसरा बेटा हूँ। एलन बोलता है, हे भगवान, इतनी बढ़िया दुनिया में मैं ही क्यों अनलकी स्पॉन हुआ? रात भर रोता और फिर सोचता, रुको, बाकी कहानी में तो एमसी को बहुत सारी पावर मिलती है, आखिर मुझे ही क्यों नहीं मिला? ठीक है, पर मुझे फ्यूचर तो पता है, तो क्यों न तबाही से पहले तबाही को ही सुधार दिया जाए। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। 2 महीने बाद का सीन। पूर्वी क्षेत्र में एक लैब था। वहां पर अनाथ बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते थे और मैंने उन्हें बचाया। उनमें से एक यूसिया नाम की लड़की है। एलोन कहता है, इस लड़की का अच्छे से ध्यान रखो और किसी चीज की कमी ना हो। और ये एलोन का पर्सनल नाइट है। इसका नाम इवान है। मैंने सही व्यक्ति को काम पर रखा है। तुम काफी कैपेबल हो। इवान थोड़ा हैरान होता है। उसे एलोन के भाविन चेहरे को देखकर वो सोचता है, पहले यंग मास्टर अच्छे हंसते थे और खुश रहते थे, पर ये थोड़े अजीब हो गए हैं। एलोन जबरदस्ती हंसने की कोशिश करता है। उसे लगता है इस शरीर में सोल तो आ गई है, पर उसका ओरिजिनल बॉडी नहीं आया। इवान फिर भी खुश था। आपने मुझे चुना। ये मिशन यूसिया को बचाने के लिए था। और वो सोचता है कि वो बच्ची कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है। सीन पास्ट का दिखाते हैं, जब इवान ने पहली बार उस बंधी हुई लड़की को देखा तो उसके शरीर से एक ब्लडी किलिंग इंटेंट निकल रहा था। वो एलोन से कहता है कि आपने उसे महल में क्यों नहीं रहने दिया? ऑर्फिन से अच्छा यहाँ पर रह पाती ना वो। एलोन कहता है, इसके पीछे एक रीजन है और वो इवान को अभी नहीं बता सकता, पर उसे इन सभी से दूर रखने का एक प्लान का हिस्सा है। वो बच्ची कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है, दूसरी दुनिया से है। एक मिस्टीरियस ब्लड लाइन से उसका जन्म हुआ, यूसिया ब्लडिया। एक ऐसी ब्लड लाइन है जो लाखों लोगों को खत्म करने की पावर रखती है। और एलोन सोचता है, चलो, एक को तो मैंने ढूंढ लिया, पर इसके बारे में किसी को नहीं बता सकता। और सीरियस टोन में इवान से बोलता है कि अभी टाइम नहीं आया है। इससे इवान को झटका लगता है कि सही टाइम, ये थोड़ा अजीब है। एलोन कहता है कि उस लड़की के बारे में किसी को पता न चले और ऑर्फेन में कोई भी उसे कमी न आना चाहिए। और हाँ, इस लेटर को यूसिया को दे दो। इवान बोलता है, ओके माय लॉर्ड। और मन में बोलता है, एक लेटर? क्या इसमें इम्पोर्टेंट बात लिखा है? एलोन ने बोला, ऐसा कुछ खास नहीं है, मैं उसका हालचाल पूछना चाहता हूँ। उसे पिछले दिनों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसके ऊपर, इसलिए उसे अपनेपन का महसूस कराना है। और फिर इवान घोड़े पर बैठकर चला गया। ऊपर से एलोन देख रहा था और सोचता है, क्या उसे दिलासा देना सही कदम होगा? फिर भी मुझे कोशिश करना ही होगा। असल में मैंने तो उसमें एक इम्पोर्टेंट बात लिखा है। यह एक ऐसी बात है जो मैं अपने पिछले दिनों में गेम में बहुत बार देखा था, इसलिए मुझे याद है। यह एक स्पेशल स्पेल है जो यूसिया जैसे ब्लड लाइन वाले लोगों को कंट्रोल में रखता है। और ये एक ऐसी बात है जो सिन ऑफ ब्रेथ और के तबाही के दौरान आया था। अगर इस गेम में इसे कंट्रोल नहीं कर पाए
तो दुनिया का अंत शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसा होने में अभी 10 साल बाकी है। इसलिए शायद अभी देर नहीं हुई है। और वो कराते हुए कहता है, 5 में से 1 काम तो हो गया, तो अगले काम का समय भी आ गया है। पर ये काफ़ी अलग है कि साधारण से 2 शब्दों से दोस्ती मैं कर सकता हूँ। शायद इसलिए क्योंकि वह दूसरे वर्ल्ड के बींग्स की वर्शिप करते हैं। फिर वो अचानक गुस्से से कहती है, आपको किसी एलोन नाम के व्यक्ति ने भेजा है ना? उन्होंने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाया? और उसके शरीर से लाल कलर का ऑरा निकल रहा था। उसका चेहरा बहुत क्रूअल लग रहा था। उसे देखकर इवान के माथे में पसीने टपकने लगा। वो बोलता है, यह क्या है? क्या वो क्या वो ऑरा है? केवल वही लोग मास्टर लेवल तक पहुँच सकते हैं जो माना को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या ये मास्टर लेवल पर पहुँच गई है? क्या? फिर इवान घबराते हुए बोला, मास्टर ने बोला है, अभी सही टाइम नहीं आया है। यूसिया बोलती है, केवल मास्टर ही मेरे बारे में इतना सोच सकते हैं। और वह खुश हो जाती है। इवान को सब समझ में आ गया। वह थी ब्लड क्वीन यूसिया, क्रोध और विनाश की पैदाइश। और वह अपना हाथ तलवार की तरफ बढ़ा रहा था। उधर हमारा एलोन शांति से सो रहा था और वो भी खुश कि उसने अपने लिए थोड़ा वक्त खरीद लिया है। उसे नई एनर्जी महसूस हो रही थी, जैसे कि चांद भी उसकी मदद कर रहा है। और सो जाता है। एलन सोचता है, अगर इसे सही रास्ता दिखाया गया तो फ्यूचर बदल सकता है। चलो 5 में से 1 काम कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट टारगेट की बारी। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ही आ रहा है। एलोन लाइब्रेरी में दूसरे बॉस की जानकारी के बारे में ढूंढ रहा था, पर तभी इवान भागते हुए आता है और कहता है, आपने मुझे जो काम दिया था दूसरे बच्चे को बचाने का, वो मिल चुका है यंग मास्टर। एलोन बोलता है कि तुम उसके साथ अच्छे से पेश आए और अच्छे से बात किया ना? इवान कहता है, जब मैं गुलाम बेचने वाले लोगों से उसे बचाया, बस इतना ही कहना ही था कि कोई दरवाजे को लात मार कर खोल देता है। और कहता है, कैसे हो मेरे छोटे भाई एलोन? ये था काउंट पेलेटियो का दूसरा बेटा टोनी पेलेटियो। वाह, कितना अच्छा है, एक अनपढ़ किताब पढ़ रहा है। क्या तुम आजकल पढ़ना सीख रहे हो? अरे तुम्हारा भाई तुमसे कुछ पूछ रहा है, जवाब दो। एलोन सोचता है कि इसे असली एलोन कैसे बर्दाश्त करता था। मेरा तो मन कर रहा है कि जैसे मैं इसे एक थप्पड़ मार दूं, पर वो असली एलोन जैसा नाटक करने लग जाता है और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगता है। और टोनी घमंडी होकर एलोन के माथे पर पैर रखता है। पर तभी एक छुरी तेजी से टोनी के मुंह के सामने से निकलकर दरवाजे पर धंस गया। टोनी पीछे मुड़कर देखता है। तभी एक बंदा कमरे में आता है और कहता है, तुम लोग इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो? टोनी कहता है, क्या बकवास है? और दूसरा बंदा गुस्से से बोलता है, मुझे सुबह सुबह खून बहाने का कोई मन नहीं है, इसलिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ये था लियो पेलेटियो, अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम, किंग ऑफ सरेक्सन नाम से जाना जाता था। और टोनी को चरस गांजे के कारोबार से जाना जाता था। एलोन को याद आता है कि गेम में पेलेटियो परिवार बहुत जल्द ही खत्म हो गया था, पर उनकी ताकत जब तक बहुत बढ़ गई थी। ये दोनों भाई फैमिली हेड बनने के लिए एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। उनकी लड़ाई देखकर एलोन साइड से निकल जाता है, क्योंकि उसका फैमिली हेड बनने का कोई इरादा नहीं था। अगर मुझे सचमुच यहाँ पे जिंदा रहना है तो मुझे इन सब से दूर रहना पड़ेगा। उसे देखकर इवान सोचता है कि क्या ये वही बंदा है जो उन 2 जगह के बारे में जानता था, जहाँ बच्चों को गुलाम बना रहे थे और एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इवान इन सब के बारे में सोच ही रहा था। एलन उसको देखकर सोच बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो? पर अभी भी इवान के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। अभी के लिए तो एलन आराम कर रहा था। तुमने कहा था कि तुमने दूसरे बच्चे को बचा लिया है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इवान कहता है, हाँ, पर वो बच्चा भी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। फिर एलोन बोलता है कि मैंने कब कहा था कि वो कोई नॉर्मल बच्चा होने वाला है? और एलोन के थ्रू हमें उस बच्चे के बारे में बताया जाता है कि दूसरा बच्चा सेंट्रल नेशन के कालियन किंगडम से बिलोंग करता है और उसका नाम ड्यूस मैकेलियन है, साइकेडेलिया का दूसरा बॉस। उसे बचपन में ही मजदूर के लिए बेच दिया गया था और उसके साथ बेकार सलूक करते थे, और बाद में जाकर वो सिन ऑफ स्लोथ बन गया और तबाही का दूसरा इंसान था। और वह सभी राज्य को भयानक तरीके से नष्ट और खत्म कर देता है, इसलिए उसे सिन ऑफ स्लोथ कहा जाने लगा। और मैंने इवान को कई बार सलाह दी कि उसके साथ अच्छे से बात करे, और उसके बारे में सोचते ही गेम की सभी यादें उसके दिमाग में ताज़ा हो गई और वो काँप रहा था। इसलिए मैंने उसको अपने पास नहीं बुलाया बल्कि ऑर्फन भेज दिया। इवान कहता है, मुझे ऐसा ही लगा था। तो क्या आपने दूसरी चिट्ठी दूसरे बच्चे के लिए लिखा था? एलोन कहता है, मैं उसके साथ थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। और एलोन ने यूसिया का हालचाल पूछा और उससे कहा कि दूसरे बच्चे का ध्यान रखना। अगले सीन में हमें ड्यूस को दिखाया जाता है। सभी बच्चे खेल रहे थे और वो दूर अकेला खड़ा था। तभी उसके पास कोई चलकर आता है और कहता है, तो वो तुम हो? तुम्हारे हाथों पर ये निशान, मैं जानती हूँ तुम्हें ये निशान किसने दिया।
ये निशान शैडो गोट ने दिया है ना। वेल कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हें ग्रेट मून ने चूज किया है। और ये कहने वाली हमारी यूसिया थी और हाथ बढ़ाकर कहती है, अगर तुम मेरे मास्टर के प्रति वफादार रहते हो तो तुम्हें तुम्हारा रिवेंज मिलेगा और तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और भाई ग्रेट मून ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एलोन को भी कुछ नहीं पता है, इसे तो यूसिया ने बनाया है। अपना संदेश देकर वो एलोन का चिट्ठी अपने पास रख लेती है और अब मास्टर को जवाब देने का समय आ गया और वो अपने खत में सिंपल सा जवाब और अपने मास्टर को ग्रीट करती है। अगले सीन में हमें एलोन को दिखाया जाता है, वो तीसरे बॉस की जानकारी ढूंढ रहा था, पर तभी जोर से इवान गेट खोलता है और बोलता है, मास्टर एक अर्जेंट न्यूज है। मास्टर वो कमीना, मेरा मतलब लॉर्ड टोनी, वो कमीना मर गया। पता चला कि वो टोनी हवेली के फर्श पे मरा मिला। एलोन मन में सोचता है, क्या इतनी जल्दी वो मर गया। हवेली में उसकी मौत में बहुत कम लोग सच्चे मन से शोक मना रहे थे और उसके पिता काउंट दो औरतों को संभाल रहे थे। दोनों औरतें उपी हुई लग रही थी। एलन सब देखकर सोचता है, मुझे पता है कि यह एक डार्क फैंटेसी वर्ल्ड है, लेकिन फिर भी ये काफी परेशान करने वाला है। खैर मुझे उम्मीद नहीं थी कि टोनी इतनी जल्दी ही मर जाएगा। ये गेम में जो हुआ उन सब से अलग है। लियो ने कई साल तक टोनी को मारने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उसने उसे मार ही दिया। लियो एक पल के लिए पागल के जैसे रोया। उसे टोनी को मारने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा और अब उसे देखो कैसे हंस रहा है। हे भगवान, वो खुद को संभाल भी पा रहा है कि नहीं। ये काम शायद उसी ने या उसके किसी साथी ने किया होगा। खैर जो भी हो, मुझे सिर्फ 5 बोस के बारे में ही चिंता करना चाहिए। फिर 1 साल बाद पेलेटियो परिवार में शांति छा गई। लियो पेलेटियो परिवार का उत्तराधिकारी बन गया और ड्रग्स का कारोबार भी संभालने लगा। इस दौरान मेरी यूसिया से चिट्ठी के माध्यम से बातचीत अच्छी हो गई। मुझे यकीन है इस तरह से मैं उसके साथ अच्छे संबंध बनाने से भविष्य में बहुत काम आएगा। एलोन यूसिया की चिट्ठी पढ़ रहा था। बाकी के बच्चे बहुत माहिर हैं और ड्यूस कठपुतली का शो अक्सर दिखाता है। सही बच्चे अच्छे से बड़े और खुश हैं और एलोन को ये सब अच्छा लगता है कि उसके ऑर्फेन में सभी बच्चे ठीक और मजे में हैं। इवान बोलता है, ये काफी सामान्य है लेकिन बहुत अच्छी खबर है। वैसे आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं उसके बारे में हमारे इंटेलिजेंट गिल्ड ने एक सुराग ढूंढा है। एलोन बोलता है, यह तो बड़ी अच्छी बात है। एलोन कुछ खाते हुए मन में उसके लड्डू फूट रहे थे और सोचता है कि एक सुराग, यह तीसरे बॉस के बारे में कोई एंशिएंट बुक होना चाहिए। आखिरकार मैं आ रहा हूँ तीसरे बॉस। चलो सभी मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा है और वो सुकून भरी शाम बिताने ही वाला था कि हमें एक मार्गोथ नाम की जगह है जो एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। वहाँ 2 लोग काले कपड़े में थे और आपस में बात करते हुए चल रहे थे। वे किसी लियो पेलेटियो नाम के बड़े लीडर की तारीफ कर रहे थे जिसने उनके गैंग को बहुत बढ़ा दिया था। वो यही बात ही कर रहे थे कि अचानक माहौल बदल जाता है। आसपास के लोग जमीन पर गिरे हुए दिखते हैं, चारों तरफ खून के छींटे, जिसे साफ पता चलता है कि किसी ने हमला किया है। एक व्यक्ति मदद के लिए चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, लेकिन उसके हाथ अपने आप चलने लगता है जैसे किसी माइंड कंट्रोल ने उसे जकड़ लिया हो और सारे बंदे वहां पर खत्म हो जाते हैं। एक चमकती तलवार ऊर्जा दिखाई देती है और हमला होता है। पूरी जगह खून से लाल हो गई। आखिर में एक व्यक्ति अंधेरे में खड़ा दिखता है और लगता है ये हमला इसी ने किया और ये होते हैं हमारे ड्यूस और यूसिया। यूसिया बोलती है, लेकिन क्या इन हरकतों का कोई मतलब भी है। ड्यूस बोलता है, क्यों दया आएगी, क्या तुम्हें दया आ रही है। यूसिया बोलती है, नहीं, वे गंदगी है जो लोगों को पीसकर नशे की चीजें बनाते हैं। मैं बस यह सोच रही हूँ कि जब अपने मास्टर आएंगे तो उन्हें ऐसी गंदगी नहीं मिलना चाहिए। यूसिया अपने हाथों को लहराती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। फिर दोनों आसमान में पहुंच जाते हैं। उस रात आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। बैंगनी रोशनी के बीच एक गुप्त संगठन ने शपथ ली, सब कुछ उसी की इच्छा से होगा। फिर आसमान फटा और सीधा जमीन पर गिरा। एक पल में ही पूरा शहर मिट गया। जमीन पर बना ग्रेट मून का निशान सिर्फ तबाही का ही नहीं था, वो था एक संदेश अपने मास्टर की वापसी के लिए। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ही आ रहा है। 2 साल फिर बीत गए। एलोन यूसिया से चिट्ठी से ही बात किया करता था। फिर हमें एक मेंशन में एक बंदे को दिखाया जाता है। वो किसी को ढूंढ रहा था और बहुत थका लग रहा था। ये था इवान, जो एलोन को ढूंढ रहा था। फिर एलोन को देखते हैं जो मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था, पर तभी इवान थका हुआ आता है और जमीन पर गिर गया और बोला, मैं वापस आ गया हूँ यंग मास्टर, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ मिलोगे। एलोन बोलता है, तुमने मुझे डरा दिया इवान। इवान बोला, मैंने 5वें बच्चे को भी सही सलामत ऑर्फन भेज दिया। और भाई एलोन को इतनी खुशी होती है कि कुछ बोल ही नहीं पाता और मन में बोलता है कि आखिरकार मैंने तीनों मॉन्स्टर को बचाने का काम पूरा कर लिया। और वो इवान से कहता है, तुम्हें जितना केक खाना है खा सकते हो। और इवान खाते हुए बोलता है, थैंक यू मास्टर। पर इवान को इतना काम करा है कि अब वो बहुत भूखा है और मेंढक की तरह डंपलिंग इधर उधर से पकड़कर खाने लगा।
और वो भी स्टाइल में। एलोन बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तुम अब एक लंबा ब्रेक ले सकते हो। इवान बोलता है, तो क्या अब ऑर्फन मिशन यहीं खत्म होता है? एलोन बोलता है, हाँ हो गया। फिर इवान बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप इससे खुश नहीं हैं छोटे मालिक? एलोन बोलता है, मैं खुश हूँ, देखो मैं हंस रहा हूँ। इवान बोलता है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और फिर आलस करते हुए लेट जाता है और सोचता है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरे सभी प्लान कहीं बेहतर थे। साइकेडेलिया गेम में 5 खतरनाक मॉन्स्टर बन बन गए थे, उनके अतीत में घटी दर्दनाक घटनाओं के कारण। हालांकि उन्हें मॉन्स्टर में बदलने में अभी कई साल बाकी हैं, मैं उन्हें बचा रहा हूँ और उन चीजों का अनुभव करने से जो कुछ भी संभव था वह असंभव था। मुझे इस बात की ज्यादा फिक्र थी कि कहीं उन्हें पूरी तरह से टूटी फूटी हालत में बचाने में बहुत देर न हो जाए। और फिर में हालत कैसे है? इवान बोलता है, हमेशा की तरह सब बढ़िया चल रहा है। और एलोन को चिट्ठी देते हुए बोलता है, बच्चे मानो ऐसे लग रहे थे जैसे उनके शरीर के अंदर आत्मा ही न हो, वो टूटे हुए लग रहे थे, लेकिन उनमें अभी काफी निखार आ गया। और एलोन बोलता है, क्या सचमुच? लगता है मुझे किसी भी देखभाल करने वाले की जरूरत नहीं है। क्या यूसिया उनका नेतृत्व करने में बहुत अच्छा काम करेगी? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके बिहेवियर को ऑर्फन में से लगाव होना चाहिए? इस तरीके से देखे तो यूसिया एक काफी अच्छी बच्ची है। अपने सिर पर हाथ फेरते हुए चिट्ठी पढ़ रहा था। फिर इवान पूछता है कि चिट्ठी में कोई अच्छी बात लिखी है? फिर यूसिया की चिट्ठी में क्या लिखा गया बताया जाता है। मास्टर, यहाँ सब लोग अच्छे और काफी तेजी से बड़े हो रहे हैं और आपको उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक छोटे बच्चों की बात है, चिंता करने की जरूरत नहीं है उनकी। और एलोन को खुशी होती है कि पांचों मुझसे सामान्य बच्चों की तरह बड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत मायने रखता है। वैसे इस टॉपिक पर बात करते हुए, आप बच्चों से मिलने की योजना कब बना रहे हो? तुम हमेशा सही समय की बात करते रहते हो। एलोन के मन में चल रहा था कि आखिर मैं खाई में क्यों कूदूंगा। मेरा उनसे मिलने का कोई इरादा नहीं है, कभी भी नहीं। मुझे पता है कि उनके साथ दोस्त बन के रहने में कई मायनों में फायदेमंद होता है, लेकिन मुझे उनके वे दृश्य याद है जिस तरीके से वे दुनिया खत्म करने वाले मॉन्स्टर बने थे। और सच कहूँ तो बचपन में ही उनका स्वभाव बहुत डरावना था। मुझे यकीन है कि अब वे उतने बुरे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें बुराई में बदलने से पहले ही बचा लिया था। लेकिन फिर भी मुझे चिंता है। फिर भी मुझे लगता है कि सही समय शायद 5 साल बाद होगा। इवान का मुंह बन जाता है, ओह ऐसा क्या? तभी एलोन बोलता है, फिर भी मेरा लक्ष्य खुद को जिंदा रखने के लिए बहुत सारी एबिलिटीज अवेकन करना होगा। और कहते हुए थंडरबोल्ट कास्ट कर रहा था। जादू का यूज करने के लिए जन्म से ही प्रतिभा होनी चाहिए और इस शरीर में वही प्रतिभा मौजूद है। इवान बोलता है, बट मास्टर क्या आपने ब्लू मून के बारे में सुना है? एक ऐसा ग्रुप है जो हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हुआ और उन्होंने बहुत सारे गलत काम करने वालों को साफ कर दिया। एलोन बोलता है, कचरा साफ करने वाला काम कितना अच्छा है। और कहते हुए 2 थंडर बोल्ट बना लिया था और उनमें से क्रैकिंग का साउंड आ रहा था। और कहता है, मैंने गेम में उनके बारे में कभी नहीं सुना, मुझे यकीन है वे जल्द ही गायब हो जाएंगे। और इवान बोलता है, क्या आपको पता है वे कई नोबल्स को निशाना बनाते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपको उनके बारे में पता होगा। और वो कहते हुए एलोन को बहुत डरा रहा था और एलोन इतना डर जाता है कि उसने जो मैजिक से थंडर बोल्ट कास्ट किया था वो भी डिसअपियर हो गया। फिर कहता है, आज से तुम मेरे बगल वाले कमरे में सोओगे। फिर रात में ऑर्फेन का सीन दिखाया जाता है। यूसिया बोलती है, क्या कोई अपडेट या जानकारी है उत्तर के क्षेत्र के बारे में? और भूरे बाल वाली लड़की अपनी आंख रगड़ते हुए बोलती है, मैंने उन सभी को खत्म कर दिया है, मैंने सभी का सिर। कहते हुए वो अपना हाथ चाट रही थी। और ये होती है तीसरी मॉन्स्टर सोलन। और बैक फ्लिप करते हुए कहती है, किसी को पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। रेनी ने मुझे जो रोब बनाकर दिया था वो बहुत अच्छा है। और हरे रंग वाली लड़की बोलती है कि मैंने लाश का कोई निशान नहीं छोड़ा। और ये थी रेनी, चौथी मॉन्स्टर। फिर दूर बैठा हुआ लड़का बोलता है, साउथ के क्षेत्र में सभी लोगों को मैंने खत्म कर दिया और खासकर एक्सपेरिमेंट करने वाले ह्यूमन को, और उन एवलन वाले कीड़ों को भी खत्म किया और किसी को भी नहीं छोड़ा। ये था सफेद बालों वाला रेडान, 5वां मॉन्स्टर। फिर यूसिया बोलती है, बहुत अच्छा, ब्लू मून जैसा चाहेगा वैसा होगा और हम हमारे मास्टर के लिए ही इस दुनिया में हैं और हम हैं सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से चांद की पूजा करते हैं, ब्लू मून। और यूसिया सबका जोश बढ़ा रही थी। हालांकि एक प्रॉब्लम है, और अपना अगला शिकार एवलोन का मुखिया उस परिवार का सबसे बड़ा बेटा है जिसका सदस्य ग्रेट मून भी है ना? और स्लोथ बोलता है, साउथ की सफाई करते समय मुझे एक खतरनाक नोट मिला और मुझे लगता है कि एवलोन का मुखिया ग्रेट मून को निशाना बना रहा है। यूसिया बोलती है, ओह अच्छा। और सब उसे देख रहे थे और उस नोट पर लिखा था, काउंट की मौत होते ही चुपके से तीसरे को जहर दे देता है। और भाई तीसरा बेटा तो एलोन है, तो उसे जहर देने की बात कौन कर रहा है मुझे तो नहीं पता, पर आगे पता चलेगा।
और यूसिया उस नोट को गुस्से से भींच लेती है। तो यह सच है। फिर 2 साल बीत गए। काउंट की हार्ट अटैक से मौत हो गई। एलोन सोचता है लेकिन काउंट अपनी आखिरी सांस तक ड्रग्स लेता रहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और लियो नाइट से पूछ रहा था क्या ब्लू मून ने किया है। एलोन उनकी बातें साइड में खड़ा होकर सुन रहा था। एक बंदा बोलता है, जी हाँ माय लॉर्ड, उन्होंने कल रात अचानक हमला किया। लियो बोलता है, और मुझे लगता है सब लोग मारे गए, है ना। एलोन मन में सोचता है वो हमारे आने से लेकर ज्यादा ब्लू मून के बारे में चिंता में लग रहा है। और भाई, काउंट की मौत हुई और किसी ने एक आंसू तक नहीं बहाए। फिर एलोन और इवान वहां से जाने लगे और उन्हें जाते हुए लियो देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद इवान एलोन को बोल रहा था कि मास्टर आपका आगे का क्या प्लान है। वो कमीना लियो 1 साल के भीतर निजी तौर पर काउंट बन जाएगा। और भाई, एलोन की फटी पड़ी थी, वो अपना सामान पैक कर रहा था। और इवान से कभी कहता है, तुम भी अपना सामान पैक कर लो, साला मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम ये सामान बाहर ले चलो। फिर इवान बोलता है, क्या आप अपनी धन संपत्ति छोड़कर जा रहे हैं। इवान फिर भी पैकिंग करने लगता है। पीछे से एलोन बोलता है कि हमेशा के लिए नहीं, मैं फिलहाल दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। दक्षिण? क्या आपका मतलब रोडमिल से है। जी हाँ, मेरी योजना रोडमिल जाने की थी। और अगले सीन में कैरेज में जा रहे थे और ऊपर से लियो देख रहा था और सोच रहा था कि अब काउंट भी नहीं रहे और मेरा भाई भी मुझे काउंट बनने से नहीं रोक सकता। और रोडमिल एक छोटा सा टाउन है जो पेलेटियो स्टेट के दक्षिण में है। अगले सीन में एलोन नाश्ता बना रहा था और उसके कुकिंग स्किल नेक्स्ट लेवल के थे। दोनों बहुत मजे कर रहे थे, पर ज्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि मुझे वापस हवेली आना पड़ा और इस बार लियो का अंतिम संस्कार है। हे भगवान, मैं इस उदास हवेली में वापस क्यों आ गया। और एलोन के पसीने छूट रहे थे कि ये मौत भी गेम से अलग है। कि लियो इतनी जल्दी क्यों मर गया। दिल में सीधे चाकू के वार से मौत। आखिर वो कौन हो सकता है। एलोन एक बंदे से पूछता है कि तुम्हें पता है कि ये किसने किया है। और उस बंदे की फटके हाथ में आ गई और उसके पीछे वाला बंदा उससे कहता है, जल्दी करो, वापस यहीं आओ। और ये बंदा माफी मांगकर वहां से चले जाता है। अरे, इन्हें हुआ क्या है। फिर एलोन के पास इवान आता है। एलोन इवान से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ पता है। इवान बोलता है, कुछ हद तक। वो चुपके से बोलता है, यंग मास्टर, वो आप ही है ना, मास्टर माइंड जिसने रातों रात एवलोन को तबाह कर दिया। एलोन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पीछे मुड़कर लोगों की तरफ देख रहा था और सब लोग उससे नजरें हटा रहे थे, जैसे कि उन्होंने एलोन को देखा ही नहीं। हमें 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। एलोन जिस दिन रोडमिल के लिए निकला था, इवान पूछता है, मास्टर के किसी बड़े शहर में जाना बेहतर नहीं होगा। एलोन बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। और मन में चल रहा था, रोडमिल मेरी एक मास्टर प्लान का एक अंतिम पड़ाव है। मैंने वो सब कुछ किया जो उन 5 बच्चों को मॉन्स्टर बनने से रोकने के लिए था। और गेम से रोडमिल का कोई लेना देना नहीं है। और यहीं पर पेलेटिव परिवार का एक विला भी मौजूद है। ये मुझे एक नॉर्मल जिंदगी बिताने के लिए एकदम सही जगह है। एलोन गंभीर होकर बोलता है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इवान बोलता है, अब तुम मुझे इससे बेवकूफ नहीं बना सकते। जब भी तुम कुछ समझाना नहीं चाहते, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। एलोन बोलता है, मैं बस इतना कह रहा हूँ, यही सही फैसला है, विश्वास करो। पर इवान कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। एलोन सोचता है, ये गधा पहले से ज्यादा समझदार हो गया है। और लियो इन्हें ऊपर से देख रहा था और सोच रहा था, क्या मुझे उसे मार डालना चाहिए या नहीं। मैंने पिता की मृत्यु के बाद उसे जहर देने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने यहाँ से जाने का फैसला किया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। पर शायद इसका कारण ये है कि हाल ही के दिनों में एवलोन के डील ठीक से नहीं हो पाए। पर एलोन के यहाँ होने से ही मुझे परेशानी है। लियो के पीछे एक बंदे को देखते हैं और लियो उससे बोला, एलमन, तुम गाड़ी का पीछा करो। इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम एलमन है, ये लियो का एक नौकर है। एलमन बोला, क्या उन्हें मार डालना है। लियो सुनकर हैरान हो जाता है कि एलमन ने कभी भी मेरे ऑर्डर पर कुछ भी नहीं पूछा और उससे बोला, तुम कौन हो, तेरा काम सिर्फ मेरे ऑर्डर का पालन करना है। पर तभी एलमन लियो की छाती पर जोर से तलवार घोंप दिया। लियो बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। वो बंदा बोला, मुझे मौत का खेल खेलने में मजा आता है, तू समझा क्या। और ये बंदा फेक आइडेंटिटी के साथ लियो का नौकर बनने का नाटक कर रहा था। इसका नाम हिडान था, ब्लू मून का मेंबर। हम लाल चंद्रमा को फॉलो करते हैं, ब्लू मून के हम सोर्ड हैं और हम उसी के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन कोई अगर ग्रेट मून को नुकसान पहुंचाएगा तो मरना होगा उसे। और ऊपर एलोन का चेहरा देखते हैं, ब्लू मून का क्रिएटर। और तलवार
लियो की छाती के आर पार कर देता है और खून के छींटे हर जगह फैल जाता है। लियो को पेन हो रहा था और वो छाती दबाकर बैठ गया और हिडान बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें ये बात कहने के लिए 2 साल लगेंगे। लियो बोला, तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। हिडान बोला, लियो तुम्हारे कारण ही एवलोन का खात्मा शुरू हो गया और ये बहुत शर्मनाक बात है ना, क्योंकि ग्रेट मून ने आपको एक चांस दिया है और वो वहाँ से छलांग लगाकर गायब हो गया और फिर हमें एलोन को दिखाया गया। वो सुबह सुबह उठा रोड मिल का सूरज देखते हुए, मैं जब चाहे उठ सकता हूँ, जब चाहे कुछ भी खा सकता हूँ। मैं अपनी जिंदगी इंजॉय से जी रहा था। पर तभी इवान बोला, यंग मास्टर, एवलोन से एक चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी में लिखा था, लियो पेलेटियो के निधन के बाद एलोन पेलेटियो को शीघ्र ही वापसी का अनुरोध लिखा था। मुझे अफसोस है कि मैं रोडमिल में केवल 3 ही दिन मजे कर पाया और फिर मैं फिर से पेलेटियो मेनोर में कदम रखा। फिर प्रेजेंट में एलोन नौकरों को देख रहा था। अरे इन्हें क्या हुआ? सब एलोन को देखकर कांप रहे थे। फिर इवान एलोन के कान में बोलता है, यंग मास्टर, वो आप ही है ना, वो मास्टरमाइंड जो रातों रात एलोन को तबाह कर दिया। एलोन पत्थर के जैसे जम गया। आखिर मैंने क्या किया? मैं कैसे मास्टरमाइंड हूँ? एलोन कोने में बैठा था। वो इवान से पूछा, तुम मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो कि मैं कैसे डार्क मास्टरमाइंड कैसे बना, ताकि मैं समझ सकूं। इवान बोला, खैर इस समय का आपको ही फायदा हो रहा है। इसके अलावा लियो की मौत हुई थी, पर तब आप यहाँ नहीं थे, तो आप उत्तराधिकारी बन सकते हैं। एलोन पत्थर के जैसा जमा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। और हाँ, अब एवलोन भी खत्म हो चुका है, इसलिए अब कोई मुसीबत नहीं आएगी और इस तरीके से तुम पेलेटियो परिवार के शातिर मास्टरमाइंड बन गए और मैं तुम्हारे कमांड से स्वॉर्ड मास्टर एसोसिएशन ने सभी को खत्म कर दिया। एलोन बोला, तुम ही मजे करो। और तुमने ये क्या पहना है? आखिर हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि रातों रात सबसे बड़े क्राइम सिंडिकेट को खत्म कर सके। अरे हाँ, तुमने मुझे एक समूह के बारे में बताया था जो क्रिमिनल्स का सफाया करता है। इवान बोला, ब्लू मून। एलोन बोला, हाँ, क्या ये वही लोग हो सकते हैं? इवान बोला, पर इंटेलिजेंट गिल्ड ने बोला है कि इसका होना बेहद कम है। ब्लू मून कभी भी बॉडी नहीं छोड़ता, केवल एक निशान छोड़ता है। लेकिन एवलोन को तलवार से काट डाला गया। उनका कहना है कि ये एक नरसंहार था। एलोन कांपते हुए बोला, इसलिए मैं एक खूंखार मास्टरमाइंड हूँ और मेरा सबॉर्डिनेट एक स्वॉर्ड मास्टर है। अब याद आया, तो मैं गेम में कभी ब्लू मून का नाम नहीं सुना या देखा, तो फिर वो कौन हो सकता है? फिर सीन शिफ्ट हो गया। हमें यूशिया को दिखाया जाता है। वो अपने साथियों से पूछ रही थी कि तुम लोग ने कोई निशान तो नहीं छोड़ा, और रेनी बोलती है, नहीं छोड़ा। सोलन हंसते हुए बोलती है, वो लाशों का पहाड़ था और वहां पर कोई बोला, मैं वापस आ गया। ये था स्लोथ। वो बोला, एवलोन के कुल 486 लोग बचे थे। और पीछे से रेडान बोला, हमने उन सभी को बीच से काट दिया, जैसा आपने बोला था बॉस। गुड, बहुत अच्छा। यूसिया डरावनी हंसी के साथ बोलती है। और इस प्रकार एवलोन के क्रिमिनल्स एम्पायर का बड़ा साम्राज्य, जिसने कभी एस्टेरिया किंगडम पर रूल किया था, और सब कुछ खत्म हो गया सिर्फ 5 दिनों में। हालांकि ऐसा लगता है कि हमारा काम अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। यूसिया बोलती है, क्या मतलब है? रेडान बोला, मुझे कुछ ऐसे रईसों के बारे में पता चला जो किसी न किसी तरह से एवलोन से जुड़े थे, खासकर हाउस अल्टिया। ऐसा लगता है कि वे इसमें गहराई से शामिल थे। यूसिया बोलती है, तुम लोग जानते हो कि क्या करना है। और सब लोग तैयार हो जाते हैं और रेडान बोलता है, हम इसे चुपचाप सुलझा लेंगे।